बोलो बोलो। 5 मिनट लगने हैं सिर्फ। एक सेकंड, अभी क्लास स्टार्ट होने देते हैं ना, 8:30 पे। बच्चे देखो इसको, अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हो ना, ठीक है, हल्का रिवीजन ही मान लो, नहीं तो फिर नया भी है तो नया मान लो, कोई चक्कर नहीं है। देखो जब भी आप सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज बढ़ाओगे, ठीक है, तो इसके अलावा आप सोचो ना, इसका ईएनसी बढ़ गया। अगर आप सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज बढ़ा रहे हो तो इनडायरेक्टली आप यूज समझ के चलो कि इसका ईएनसी इंक्रीज कर गया। और जितना ईएनसी इंक्रीज कर जाएगा ना बच्चे, उतना जो लीगेंड्स है उस पर अट्रैक्शन लगेगा, और जितना अट्रैक्शन ऑन द लीगेंड्स लगेगा, ये तो साफ सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, अट्रैक्शन, सीएमआई का पॉजिटिव चार्ज और अट्रैक्शन ऑफ लीगेंड, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो आपके पास ऑर्बिटल है उनके बीच के रिपल्शन की बात नहीं, स्प्लिटिंग की बात नहीं कर रहा बच्चे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक Fe है, एक Fe+2 है, एक Fe+3 है, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा लीगेंड को? साफ सी बात है Fe+3, है ना। तो Fe+3 जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा उस पर क्या आ जाएगी, उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, और जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल है। सिमिलरली, अब आप अट्रैक्शन ऑन लीगेंड की बात कर रहे हो ना, तो बी फैक्टर पता है क्या कर देना, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड की बात कर लेना। अब सोचो सेंट्रल सेम हो, सेंट्रल सेम हो, एक जगह आप कार्बोनिल लेकर आ गए, अगर आपके पास सेंट्रल सेम हो, एक जगह आप कार्बोनिल लेकर आ गए, एक जगह आप साइनाइड लेकर आ गए, तो साफ सी बात है कार्बोनिल के कंपाउंड क्या बनेंगे, स्टेबल बनेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड भी क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब समझ गए ना, ये सब टॉपिक हमारे डन है। चलो इसके अलावा हम बात कर ले किलेशन की। किलेशन आप समझते ही हो, रिंग फॉर्मेशन। जितना ज्यादा रिंग फॉर्मेशन की तरफ बढ़ोगे, जितना ज्यादा रिंग फॉर्मेशन की तरफ बढ़ोगे, और इवन ये भी ध्यान रखो, अगर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स बनती हैं, अगर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स बनती हैं, तो स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड में क्या होएगा, स्ट्रेन। 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग्स में पता है क्या होएगा, रिंग स्ट्रेन। तो बजाय इसके, अगर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर रिंग बनती है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी बच्चे क्या होने वाली है, कंपेरेटिवली ज्यादा। किलेशन, ठीक है जी। तो जैसे इसी तरह से हमारे पास ना किलेशन से मिलता जुलता इफेक्ट एक और आता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। मैक्रोसाइक्लिक। और जब हम कल यूजेस सीख रहे थे ना, यूजेस, वहां हमने सीखा था हीमोग्लोबिन, वहां हमने सीखा था आपी का क्लोरोफिल। इन सबके अंदर खास बात पता है क्या है, यहाँ मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट आया हुआ है। मैक्रोसाइक्लिक मतलब बड़ी रिंग बनी हुई है, 3 3 4 4 5 5 रिंग बनी हुई है, तो इसने भी स्टेबिलिटी को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। क्लियर हुई बात आपको, क्लियर? हाँ जी बोलो। बाइडेंटेड ही तो किलेशन करता है बच्चे, करके बताऊं, आप भूल गए शायद। हाँ हाँ, कैसे कैसे कैसे, हाँ, एक सेकंड मैं आपको दिखाऊंगा ही ना, मैं इस पे बोलूंगा कुछ नहीं। ये मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, ठीक है। अब भूल गए लगता है ना, पिछले 5 दिन की सारी क्लास ही भूल गए लगता है। ये कौन है आपके पास, इथाइलिन डाइमाइन है। ये क्या हुआ बच्चे, हाँ, तो इसको क्या कहेंगे, हाँ ठीक है। और ये सब चीज मैंने वेरी फर्स्ट डे आपको बताई थी, किसके साथ, विद डीएमजी। जबकि डीएमजी तो मैंने 3 4 बार लिख दिया। इसको किलेशन बोलते हैं, इसको रिंग फॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर रिंग फॉर्मेशन के अंदर सिंगल डबल, इवन मैं मान के चलता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली इसके अंदर अगर कॉन्जुगेशन आ जाए,
अगर इसके अंदर कॉन्जुगेशन आ जाए, सिंगल डबल आ जाए, तो इवन स्टेबिलिटी और ज्यादा एनहांस करेगी। बच्चे इतने से तो किलेशन हुआ है। ये जो हम 5 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी एसिटाइल एसीटोनेटो, ऐसी डीएमजी, डीएमजी कल हमने सीखा था, उसने भी तो क्या कर रखा था, रिंग फॉर्मेशन। इवन एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार चार रिंग बना रखी थी, 2 तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली, ठीक है ना। ये 5 मेंबर रिंग बना। और जब भी किलेशन या रिंग फॉर्मेशन या फिर इस टाइप से कॉन्जुगेशन आ गया, क्लियर ना, तो उसकी स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो सिंपल फैक्टर है, बढ़ते जाएंगे साथ साथ में। और स्टेबिलिटी तो ऑलवेज क्या करता है, रेजोनेंस तो ऑलवेज स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा ही रहा है बच्चे। बताओ जी, ठीक है ना। सीएमआई का चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड, किलेशन, रिंग फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी, 3-4 के कंपैरिजन में 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग बन रही हो, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल में मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट है। इसके अलावा किलेशन आपने बताई था कि 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग का बनना, ये सब एनहांस करते हैं। किसको एनहांस करते हैं, स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं। क्यों जी, कोई दिक्कत हो तो मेरे से इमीडिएटली बात कर लो, नहीं तो आज 20 मिनट के डिस्कशन में कर लेना, कल भी 20 मिनट के डिस्कशन में। अभी हाइड्रोजन चैप्टर हमने शुरू करना था, एक छोटी सी बात और करवा दूं मैं आपको, क्लियर। CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जबकि इसका यूज सिर्फ एक क्वेश्चन करने में, सिंगल क्वेश्चन, फॉर द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री लिख सकते हो, स्ट्रक्चर्स लिख सकते हो। अगर कोई मुझे कंफर्म करना चाहे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में नीचे कौन था भाई, T2G या EG, T2G। और स्क्वायर प्लेनर के सॉरी ऑक्टाहेड्रल के बाद टेट्राहेड्रल में नीचे कौन था, EG, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन इसका कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्क्वायर प्लेनर का मतलब आपको ये वाली ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है। ये वाली ज्योमेट्री कौन सी है जी, आपके पास सारे के सारे 90 डिग्री एंगल्स हैं एक दूसरे के साथ, ओके। चलो, ये मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल है। जैसे लिगेंड ने अप्रोच की, इन भाई साहब की एनर्जी बढ़ गई, ओके। तो ये एनर्जी बढ़ी हुई है इसकी। अब एक छोटा सा मैं टास्क आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना बच्चे। जब आपके पास एक ओक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, ये वाली ओक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, ये वाली, इसमें से अगर मैं इसको कंप्लीटली रिमूव कर दूं, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दूं, मतलब रिमूवल ऑफ जेड, रिमूवल ऑफ जेड, रिमूवल ऑफ जेड एक्सिस, रिमूवल ऑफ जेड एक्सिस मुझे क्या दे देगा, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। रिमूवल ऑफ द जेड एक्सिस मुझे कौन सी अरेंजमेंट दे देगा, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। अगर आप डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल हैं आपके पास। इनमें से मैं उनको हाईलाइट करूंगा जिन पे रिपल्शन कम होएगा। क्यों, क्योंकि आपने जेड एक्सिस का क्या कर दिया है, रिमूवल कर दिया है। जेड एक्सिस का रिमूवल होने की वजह से जेड पर जो रिपल्शंस हैं, जेड पर जो रिपल्शंस हैं वो लीस्ट हो गए। तो मैं स्पेशली जेड को मार्क कर रहा हूं, ये वाला जेड, यहां जेड, यहां जेड, इन पे रिपल्शंस क्या लग रहे हैं, लीस्ट लग रहे हैं। एक बार फिर, सबसे पहले मुझे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर द स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट समझनी है। सबसे पहले मुझे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर द स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट समझनी है। उसने कहा जी 90 डिग्री के एंगल है, मैंने कहा है बिल्कुल है। स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए आपने एक एक्सिस रिमूव कर दिया, किसका, ऑक्टाहेड्रल का। कौन सा एक्सिस रिमूव कर दिया, बच्चे समझदार हैं। ये जो मैंने बताया जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे रिपल्शंस क्या होंगे, लीस्ट होंगे। अब जेड एक्सिस पे रिपल्शन लीस्ट होंगे तो मैंने जेड स्पेशली मार्क कर दिए जिन पे रिपल्शंस क्या थे, कम थे। अब इसके बाद इसके टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। 2 टुकड़े तो आपको पता ही है। ये रिजल्ट फाइनल नहीं, ये किसका रिजल्ट है, आप ही ने मुझे बताया था सर ये ना ऑक्टाहेड्रल का अरेंजमेंट है। ये किसका अरेंजमेंट है, फिर बोल देता हूं वापस, ये किसका अरेंजमेंट है जी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है जी। यहां एक्स वाई, यहां आपके पास एक्स वाई, ये वाई जेड,
ये एक्स जेड यहाँ कौन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अब मैं फिर उनको मार्क करूंगा स्पेशली जिन पे रिपल्शन लीस्ट था, जेड स्क्वायर पे, एक्स जेड पे, वाई जेड पे, इन पे रिपल्शन लीस्ट है। और हाईएस्ट रिपल्शन किस पे है, अगर आप मेरे को गाइड करना चाहो, 90 डिग्री पर हाईएस्ट रिपल्शन होता है, बताओ हाईएस्ट रिपल्शन किस पर है, 90 डिग्री पे हाईएस्ट रिपल्शन होता है। एक बार फिर चांस दे रहा हूं, मैक्सिमम रिपल्शन किस पे है, दो ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, जल्दी से बताओ क्यों, क्योंकि इट इज ऑलरेडी ऑन 90 डिग्री। तो बच्चे ये यहां पहुंच गए सर जी, सॉरी ये यहां पहुंच गए, ये नीचे आ गए इस जगह पे, और इनका जो एक्स वाई था वो इस जगह आ गया, और ये दोनों के दोनों नीचे पड़े हुए हैं। अगर मैं इनको लिख के बताऊं तो आप इमीडिएटली समझ भी जाओगे। जो आपने मेरे को ऑप्शन दिया था ये रहा, फिर मैंने आपको ऑप्शन दिया एक्स वाई का, फिर मैंने उसके बाद जेड स्क्वायर, उसके बाद मैंने आपको ऑप्शन दिया वाई जेड का और एक्स जेड का। ठीक है जी। तो अगर मेरे से कोई पेपर में क्वेश्चन पूछ बैठा, मैंने बोला था सिंगल क्वेश्चन के लिए हम अपने 5 मिनट यहां लगा रहे हैं, सिंगल क्वेश्चन के लिए, वो सिंगल क्वेश्चन क्या होएगा, व्हाट इज द एनर्जी ऑर्डर, व्हाट इज द स्प्लिटिंग एनर्जी ऑर्डर फॉर द स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। योर आंसर शुड बी डी एक्स जेड का एनर्जी डी एक्स वाई के बराबर है, उससे ज्यादा एनर्जी डी जेड स्क्वायर की है, उससे ज्यादा एनर्जी डी एक्स वाई की है, और उससे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी आप ही लोगों ने मुझे बताया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की है। तीसरा रिवीजन है भाई, ध्यान से सुन लो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए 2-4-5 मिनट लेट, क्लियर, लेट लतीफ लोग, क्लियर। स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बनानी है, क्या करें, जो ऑक्टाहेड्रल था उसका जेड एक्सिस हटा दिया, और जैसे जेड एक्सिस हटा तो जेड पे रिपल्शन क्या हो गए, कम हो गए। तो मैंने क्या देखा, जब भी लीगेंड किसी डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करता है उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी। तो सबसे पहले मैंने ऑक्टाहेड्रल की अरेंजमेंट लिख ली, ये वाली, दिस वन इज फॉर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। फिर इस ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट पे आप ही लोगों से ओपिनियन ले ली, हिंट देने के बाद कि रिपल्शन ज्यादा किस पे लगेगा, आपने कहा सर 90 डिग्री पे जो एक्स वाई है, हो गया, फिर एक्स वाई, फिर जेड जेड जेड, तो पहले एक्स वाई का बोलबाला है, फिर जेड 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 का बोलबाला है, सिंपल। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए एक्स वाई जेड जेड जेड, सीधा आंसर आएगा, सिंगल क्वेश्चन आएगा बच्चे, सिंगल। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्प्लिटिंग एनर्जी है। अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले वीबीटी से, रिवर्स पेयरिंग आंसर सारे आ जाते हैं, और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सीएफटी सारे आंसर आ जाते हैं। लो जी, किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन हो बात कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे एक चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है हाइड्रोजन। उसमें से 2 आज का टारगेट मेरा था बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक शुरू करने का, एक तो हार्ड वाटर और दूसरा H2O2। बोलो जी, शुरू करें। हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर 11वीं क्लास का चैप्टर है बच्चे, ठीक है। इसमें आज सबसे इंपॉर्टेंट 2 टारगेट, एक तो हार्ड वाटर, ठीक है जी, दूसरा मेरा फोकस रहेगा H2O2। ये दोनों पे कमांड है तो चैप्टर का 70% तुम्हारी कवरेज में आ जाएगा। फिर वो हाइड्रोजन का प्रिपरेशन है, उसके आइसोटोप है, ये है वो है, वो सब है, तो ज्यादा समझने की चीजें इन दोनों के अंदर थी। तो मैं शुरू कर रहा हूं भाई हार्ड वाटर। किसी को दिक्कत होना तो मेरे को इमीडिएटली रोककर पूछ लेना। हार्ड वाटर, तो पहला काम क्या होता है जी, डेफिनेशन। पहला काम क्या होता है जी, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हुई, डजंट गिव द लादर विद सोप। वो वाटर हार्ड वाटर है, जो 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 हार्ड वाटर वो वाटर है जो मुझे सोप के साथ लादर का फॉर्मेशन नहीं करने दे रहा। डजंट गिव द लादर विद सोप, साबुन के साथ झाग नहीं आ रही, सिंपल डेफिनेशन है, इससे ऊपर ना जाना है ना नीड है, ये डेफिनेशन हो गई है, क्लियर है। हार्ड वाटर डजंट गिव द लादर विद सोप, और सॉफ्ट मतलब देगा, सिंपल। चलो, डेफिनेशन सीखने के बाद हमें रीजन समझना चाहिए कि हार्डनेस की रीजन क्या है। हार्डनेस की रीजन पता है क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, क्लियर, क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लियर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट,
ओके। कैल्शियम एस ब्लॉक पढ़ोगे ना तो आपको एक बात पता चलेगी, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट कभी भी सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलते हैं। आप सोचो कि किसी लेबोरेटरी में जाओगे और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आप सॉलिड फॉर्म में अपने सामने देख पाओगे, तो ये ड्रीम है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, बिकॉज दीज आर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल स्टेट। मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में घुला हुआ ही मिलता है, जैसे ही उसको पानी उड़ाओगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी टूट जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में और पानी में और CO2 में। तो इसलिए ध्यान रखो, डजन गिव द लादर विद सोप, पहला डेफिनेशन। रीजन क्या है? क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ द कैल्शियम मैग्नीशियम। इतनी बात अगर आपको समझ में आए तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलो ना, यहां मैं आपको बताऊंगा हार्डनेस की टाइप, टाइप ऑफ द हार्डनेस, टाइप ऑफ द हार्डनेस। एक आपके पास होएगा टेम्परेरी, दूसरा आपके पास होएगा परमानेंट। ठीक है जी। टेम्परेरी की वजह बाइकार्बोनेट्स हैं बच्चे, टेम्परेरी की वजह बाइकार्बोनेट्स हैं, और परमानेंट की वजह, परमानेंट की वजह कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। दीज आर द रीजन ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी की वजह कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम परमानेंट की वजह कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इतनी बात अगर आपको समझ में आए तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब टेम्परेरी, टेम्परेरी क्यों है उसकी वजह जानना चाहते हो, व्हाई टेम्परेरी इज नोन एज टेम्परेरी। इसका रीजन है बिकॉज इसका रिमूवल सिर्फ बॉइलिंग से हो जाएगा, रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, इसीलिए कैसा है, टेम्परेरी है। एंड जो परमानेंट है, इट नीडेड, कोई पूछ लेना परमानेंट परमानेंट क्यों है तो बताना नीडेड केमिकल ट्रीटमेंट्स, इसको केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ेंगे, उसके बगैर नहीं जा सकती है। टाइप ऑफ हार्डनेस टेम्परेरी परमानेंट। Why temporary is known as temporary? Bicarbonates are here. Why permanent known as permanent? Because chloride sulfates are here. Why temporary is known as temporary? Because इसका easily removal हो जाएगा by boiling. Permanent क्योंकि इसको chemical treatment करवाने पड़ेंगे। कोई शक? चलो अच्छी बात है। अब हमारे पास 4th नंबर पे चल के, ध्यान से सुनना, इसके मैकेनिज्म पे डिस्कशन होएगा, हाउ द हार्डनेस वर्क्स। ध्यान से सुनना। सोप के बारे में जानते हो सारे बच्चे, सोडियम पोटेशियम, क्लियर, सोडियम पोटेशियम सोर्स ऑफ द फैटी एसिड्स। ठीक है, ये सोप का फॉर्मूला है। यहां कैल्शियम क्लोराइड लिखा या कैल्शियम सल्फेट लिखा, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा, मैग्नीशियम सल्फेट लिखा, ठीक है जी, कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट लिखा, कुल मिलाकर जो भी हार्डनेस दे सकता है वो लिख लिया आपने। कैल्शियम क्लोराइड सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कुछ भी लिख लिया। अब थोड़ा सा फोकस करना बात की तरफ। पहला था डेफिनेशन, दूसरा आपके पास वहां रीजन, तीसरा टाइप, चौथा मैकेनिज्म, हाउ द हार्ड वाटर वर्क्स। ध्यान से सुनना, अब सिर्फ इंटरचेंज करके दिखाना है आपने, इंटरचेंज। ये कैल्शियम C17 H35 COO होल ट्वाइस। अभी इतना हैवी हो गया कि ये प्रेसिपिटेट हो गया। तुम्हारा जो मैक्सिमम सोप है, मैक्सिमम तुम्हारी साबुन है, वो बेकार चली गई, मैक्सिमम सोप बेकार चली गई, मैक्सिमम सोप बेकार चली गई। सिमिलरली यहां भी होएगा। मैग्नीशियम वो देख लेना ऊपर नीचे करके, मैंने तो दोनों के साथ आपको रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन देनी थी बस, कि कैल्शियम स्टीयरेट, मैग्नीशियम स्टीयरेट, ये सॉलिड वेस्ट बन गया, बेकार हो गया हमारे लिए। अब ये लेदर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जबकि NaCl, NaHCO3, Na2SO4 वो साथ में निकलते रहेंगे पानी के अंदर। NaCl भी हो सकता है, Na2SO4 भी हो सकता है, क्लियर।
NaH जिसको तुम बेकिंग पाउडर बोलते हो वो भी हो सकता है, वो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो पानी में घुले रहेंगे, लेकिन ये सब पानी के साथ वेस्टेज हो गया। तो हमारी सोप ने जो एक सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर सुना था हमने, 4 दिन पढ़ा था उसको, उसके अंदर हमने सीखा था ना मिशेल फॉर्मेशन, है ना। तो वो मिशेल किसने बनवाना था, इन भाई साहब ने बनवाना था, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम पार्ट तो तुमने हैवी करके, जिसका केएसपी आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है तुमने, केएसपी कम होने से सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो इसका केएसपी कम है, दैट्स वाई इसकी सोल्युबिलिटी भी कम है। तो ये भाई साहब प्रेसिपिटेट हो गए, हमारी मैक्सिमम सोप तो बेकार जाती जा रही है। तो उसने कहा जी अब क्या करोगे, मैंने कहा करेंगे क्या, अब इसको हटाएंगे। तो अब जो 5वां पॉइंट आएगा वो होएगा ट्रीटमेंट, वो होएगा ट्रीटमेंट, मतलब हार्डनेस को हटाना। मैं इसके ना वो स्टेटमेंट्स पढ़ नहीं रहा, लेकिन ये मान के चलो कि हार्ड वाटर का डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आपको हार्डनेस का, तो मैंने थोड़ी सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंगली बदल दी है जिससे बच्चों को आसान रहे। पहले डेफिनेशन है, फिर रीजन है, फिर टाइप है, फिर मैकेनिज्म है। अब ट्रीटमेंट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। टेम्परेरी हार्डनेस का ट्रीटमेंट कर रहा हूं भाई, टेम्परेरी का। मैंने क्या कहा था कि बॉइलिंग से ही हट जाएगा, तो ये लो जी कैल्शियम। आप समझ रहे हो मैं क्या करने जा रहा हूं, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मैं सबसे पहले आपके पास जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसका रिमूवल करेंगे। और मैंने आपको क्या कहा था, सिर्फ बॉइलिंग से ही हट जाएगा तो केमिकल ट्रीटमेंट क्यों करें। कई बार बच्चे आते हैं सर इसका मतलब ये केमिकल ट्रीटमेंट से नहीं हटेगा। मेरे भाई इजिएस्ट मेथड बॉइलिंग से जो हट रहा है वो केमिकल ट्रीटमेंट से तो हटेगा ही हटेगा। जो आपके बॉइलिंग से रिमूव हो रहा है वो केमिकल ट्रीटमेंट से तो हटेगा हटेगा। यू मान के चलो कि टेम्परेरी हार्डनेस हटाने के मेथड आपके पास ज्यादा है, टेम्परेरी हार्डनेस हटाने के मेथड आपके पास ज्यादा है, क्योंकि बॉइलिंग शोलिंग तो हो ही गई, इसके अलावा केमिकल ट्रीटमेंट भी लगा दो। जबकि टेम्परेरी हार्डनेस हटाने के मेथड आपके पास कम है, क्योंकि बॉइलिंग वाला मेथड तो उस पर लगेगा नहीं। हे महान जनता, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। चलो अच्छी बात है। मैं अभी हाथ खड़े करवाऊं तो मुझे लगता है मुश्किल से 10-15 बच्चे हाथ खड़े हैं, बाकी रजाइयों में दुबके हुए पड़े हैं ना। हाँ जी सुनो बच्चे ध्यान से, आयुष ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। 3 बच्चों ने, अरे आज तो जोश आ गया सबको। वेरी गुड, ये मुझे मेरी बात का जवाब दिया बच्चों ने। थैंक यू, अच्छी बात है, वेरी गुड। ये साल तुम्हारे डॉक्टर बनने का बच्चे, 2021 तुम्हारा है, 2021। वेरी गुड, पक्का तुम्हारा, बस लगे रहो, बस हमारी जान खाते रहो कुल मिला के ना, छोड़ो मत हमें, चीर फाड़ के खा जाओ हम लोगों को, तब तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। सुनो भाई, ये कैल्शियम, इसको हीट किया बच्चे, ध्यान से सुनना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, तो ये वाला कैल्शियम इसके अगर आप टुकड़े करके देखना चाहते हो तो ये बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। तो अब समझो कि यहाँ आपके पास कैल्शियम है, ये कार्बोनेट कार्बोनेट है, समझ पा रहे हो इस बात को। अब ये समझो कि यहां से जो तुम कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हो इसका भी केएसपी, आपको पता है ये चोक होता है इसका, मार्बल है ये कम है, केएसपी कम होने से इसकी सोल्युबिलिटी भी कम है, तो ये भाई साहब क्या बना देंगे, प्रेसिपिटेट। बाकी इसके साथ अगर आप कॉम्पोजिशन चेक करना चाहते हो ना, तो देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट वैसे तो इतना नीड नहीं होती, इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गए, वही सेम मैग्नीशियम, देखो ये कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इनसोल्यूबल होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर ना। कुल मिला के मैं ज्यादा तामझाम नहीं कर रहा, इतना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बस कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कर गया। ये आपके पास बॉइलिंग से जब कैल्शियम दूर हो गया तो हार्डनेस दूर हो गई, CO2 VO2 बाहर निकल जाने इसके, पानी का कॉम्पोजिशन भी साथ में बनेगा ना। अब जो यहां था वही सेम हरकतें, देखो ये भी इंसोल्यूबल, ये भी इंसोल्यूबल, ये भी इंसोल्यूबल। तो मेरे को ना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, सिर्फ इतने में इंटरेस्ट आ रहा था मुझे, इसलिए मैं इतना लिखकर इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करता, क्लियर। इसका एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हो क्लार्क प्रोसेस, इसमें ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करना है आपने, टिके रहना बच्चे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यहां कैल्शियम, यहां आपके पास OH होल्ड ट्वाइस है। अब क्या होएगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप सुन पा रहे हो तो क्या हुआ, एक कैल्शियम दूसरा कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम ये कार्बोनेट, तो 2CaCO3 डाउन, आपके पास क्या बच गया, OH OH और इसका HH, तो क्या बन जाएगा, वाटर।
तो कुल मिलाकर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो गया है, सस्पेंशन हो गया है। अगर आप इसको सिंपल एक लाइन में लिखने में इंटरेस्टेड हो तो मैं एक बार इसको यहां से रब करता हूं और टेम्परेरी हार्डनेस को एक झटके में खत्म कर देते हैं। ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट सीधा हीट किया, हीट करती एक कैल्शियम एक कार्बोनेट, ठीक होगी बात। फिर आपके पास एक कार्बोनेट बच गया, दो हाइड्रोजन बच गए, एक पानी CO2, फिर इसी के साथ कैल्शियम OH होल ट्वाइस। इसको क्लार्क्स प्रोसेस बोल दिया हम लोगों ने, इसको हमने क्या बोल दिया, क्लार्क्स प्रोसेस बोल दिया है। क्या होएगा, एक कैल्शियम दूसरा कैल्शियम प्रेसिपिटेट, उसका H इसका OH उसका H इसका OH, दो वाटर बन गए। कुल मिलाकर कैल्शियम जो सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ था, कैल्शियम जिसकी वजह से हार्डनेस आ रही थी, वो भाई साहब हमने बाहर कर दिए। कैल्शियम जिसकी वजह से हार्डनेस आ रही थी बच्चे, वो हमने बाहर कर दिए। तो आपको ये सारा के सारा अब ऑब्जर्व नहीं करना है, टीचर ने जो बता दिया बस उतना रहो, इनफ है। ठीक है जी। लो भाई, इफ एक्सेस ऑफ लाइम इज एडेड, अगर लाइम लगातार डालते रहोगे, वाटर अगेन बिकम्स हार्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय अनयूज्ड स्लेक्ड लाइम। क्लियर, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो पानी सोख सोख के वापस बाइकार्बोनेट बना लेगा। इसका एक प्यूरिफिकेशन में क्वालिटेटिव एनालिसिस में टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, उसकी बात अभी फिलहाल नहीं करूंगा मैं आपसे परमानेंट हार्डनेस हटाने की बात करूंगा। अगर आपको एक स्कीम पूरी समझ में आ गई है, टीचर ने क्या क्या बात की, पहले डेफिनेशन, फिर रीजन, क्लियर, उसके बाद टाइप, फिर मैकेनिज्म, फिर हार्डनेस हटाने का बाइकार्बोनेट रूल 2020 में क्वेश्चन आया था बच्चे हार्डनेस पे, क्लियर ना। नीट 2020 में हार्डनेस पे क्वेश्चन आया था, इसलिए ध्यान रखो, इग्नोर नहीं करना। और ऐसा कवरेज है जिसमें आराम से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। तो क्लार्क प्रोसेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लार्क प्रोसेस में एक कैल्शियम डाउन, दूसरा HOH डाउन। चलो जी, क्लार्क प्रोसेस से टेम्परेरी हार्डनेस हट गई। अब मैं नेक्स्ट आपसे बात कर रहा हूं परमानेंट हार्डनेस, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास परमानेंट हार्डनेस हटाने का वॉशिंग सोडा प्रोसेस है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सब जानते हो, Na2CO3। और एक सिंपल ट्रिक अपने दिमाग में लेके चलना, क्या हम सोडियम सोल्ट्स को यूज करेंगे फॉर द परमानेंट रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए ना हम सोडियम के सोल्ट्स को यूज करेंगे, ध्यान से सुन लेना, सोडियम के सोल्ट्स को, चाहे आगे परमिटेट आ जाए, चाहे Na2CO3 आ जाए, चेक करते रहना भाई। सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम इसकी जगह पर आ सकते हैं, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इनकी जगह पर मैग्नीशियम आ जाएगा, बस इतना फर्क है। मैंने कहा था पानी में अगर NaCl हो, पानी में अगर Na2S, सोडियम सोल्ट हो पानी में, तो हार्डनेस नहीं आती है। क्यों नहीं आती है भाई, पीछे क्या समझाया था आपको कि जो मैकेनिज्म थी उसमें Na हटकर कैल्शियम आ जाए तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर Na हट के Na आ जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है। अगर पानी के अंदर नमक है तो होने दो ना, अभी तक तो टूथपेस्ट में होता है, अब पानी में नमक है मान लो, क्लियर, पानी में नमक है, हमें क्या प्रॉब्लम है तो है वो, अगर इंटरचेंज हुआ भी तो हार्डनेस पे, हार्डनेस जो है, क्लियर ना, उस हार्डनेस आनी थोड़ी है, सोडियम सोल्ट नेवर गिव्स द हार्डनेस। तो बच्चे देखो इधर, यहां से तुमने क्या बना दिया, NaCl, प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, घुल गया, या फिर क्या बन गया, Na2SO4। लेकिन जो कैल्शियम का कार्बोनेट है, ये कैल्शियम का कार्बोनेट है, ये क्या कर गया, प्रेसिपिटेट हो गया, इनसोल्यूबल था ये, इस वजह से तुम्हारा जो कैल्शियम था हार्ड वाटर से वो रिमूव हो गया है। वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद सोल्यूबल कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म द इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स। ये देखो जी, इसको वॉशिंग सोडा प्रोसेस बोल दिया, बाद में एक फ्लो डायग्राम से सारा समझा दूंगा। कैल्गोन, ध्यान से सुनना, इस कैल्गोन का लिटरल मीन क्या है, इस कैल्गोन का लिटरल मीन क्या है, कैल्शियम गोन, कैल्शियम गोन, कैल्शियम गोन इज अ कैल्गोन, क्लियर है। ये एक्चुअल होता है NaPO3 होल 6। और जब पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे ना बच्चे, तो वहां सीखेंगे एक मेटा फोस्फेट,
ये एक्चुअल में ना पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोई इसकी हाइब्रिड स्टेट निकालने की कोशिश मत करना, क्लियर ना। इसकी कोई हाइब्रिड स्टेट निकालने की कोशिश मत करना, गलत आएगा। वैसे sp3 हाइब्रिड है, इससे मत निकाल लेना, इसके स्ट्रक्चर से निकलता है ये, क्लियर ना। फिलहाल ये मेटाफॉस्फेट है, तो ये क्या बन गया, सोडियम मेटाफॉस्फेट। 6 सोडियम प्लस पल्स वाले और 6 ही मेटाफॉस्फेट माइनस माइनस वाले, -3 -2 नहीं, माइनस माइनस वाले, ठीक होगी बात। अब जो आपके पास कैलगोन, आपसे जनरली कैलगोन का फॉर्मूला पूछता है वो Na6PO3 6, इसी को लिखने का एक और स्टाइल है आपके पास, Na2NA4PO3 6। अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़कर आए हैं ना, तो ताजा ताजा असर होता है उसका। सर ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, सोडियम नेवर फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। बस ये एक लिखने का तरीका है, क्लियर, लिखने का एक बेटर मैनर है और कुछ नहीं है। इट इज नॉट द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब होएगा क्या, बच्चे समझदार हैं, इधर कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, क्या होएगा जी, ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम है, ये आपके पास एग्जैक्टली इससे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो मैंने आपसे बार बार कहा, इट इज द बेस्ट वे टू राइट, इट इज द बेस्ट वे टू राइट कैलगोन। अदरवाइज अगर कोई Na6PO3 6 लिखकर भी काम करवा दे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो तुम्हारे पास कैलगोन था, मान लो इस कंटेनर के अंदर कैलगोन है, सॉलिड कैलगोन है, सोडियम मेटाफॉस्फेट है, इधर से हार्ड वाटर एंटर करेगा, कैल्शियम यहां ट्रैप हो जाएगा, मैग्नीशियम यहां ट्रैप हो जाएगा और यहां से सॉफ्ट वाटर बाहर आ जाएगा। बस ये फंडामेंटल प्रोसीड करता रहता है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल है। हार्ड वाटर एंटर किया, सॉफ्ट वाटर बाहर, हार्ड वाटर एंटर किया, अपना कैल्शियम मैग्नीशियम वहीं छोड़कर आ गए। बच्चे कहते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, इसका क्वेश्चन एक ही बनेगा, फॉर्मूला ऑफ द कैलगोन, फॉर्मूला ऑफ द कैलगोन, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। बोलो जी इसमें कोई दिक्कत हो तो, बाद में मैं इसका फ्लो डायग्राम बनाने वाला हूं। कौन सा बेटा, बस इतना लिख लेना, वॉशिंग सोडा प्रोसेस में। नेक्स्ट है परम्यूटेट, Na2Al2Si2O8 डॉट एक्स वोटर 2228 इसका कोड बन जाएगा। और आप इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो, एक चैप्टर हुआ करता था सरफेस केमिस्ट्री, वहां थे जियोलाइट्स, जियोलाइट्स, ठीक है ना। तो ये जियोलाइट है एक्चुअल में, जिसको लिखने का तरीका Na2Z है, क्योंकि जियोलाइट्स क्या थे, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, बस कुछ खास नहीं करना। इसके अंदर वही कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट जो भी है, ठीक है ना, वही सेम कंटेनर जैसे पीछे था, ओके। उसके अंदर से जब हार्ड वाटर एंटर करेगा, हार्ड वाटर एंटर करेगा तो अपने कैल्शियम मैग्नीशियम वहीं छोड़कर आ जाएगा। तो CaZ ओनली, नॉट Ca2, CaZMgZ। इतना तो आप इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि यहां जो चार्ज है -2 है, तो 2 सोडियम जाएंगे तो उसकी उसकी कंपनसेशन किससे होगी, एक कैल्शियम एक मैग्नीशियम से। तो अब यहां जो बना ये हो गया हमारा डेड परम्यूटेट, परम्यूटेट, डेड परम्यूटेट। अब डेड परम्यूटेट को वापस अगर वर्किंग करना चाहते हो, लाइव करना चाहते हो, तो यहां ब्राइन डाल देना। ब्राइन के बारे में सारे बच्चे एक्सपर्ट हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो वापस जियोलाइट सेट हो जाएगा। अगर इन तीनों पे समरी बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ इधर, यहां लिखा कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है जी। इस जगह पर नंबर 1 क्या लिख दिया, वॉशिंग सोडा। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कैलगोन, Na2 Na4 PO3 6। तीसरे नंबर पे आपने Na2 Al2 Si2O8 डॉट एक्स वोटर, कैल्शियम यहां ट्रैप कर गया। इसमें
कैल्शियम यहां ट्रैप कर गया, इसमें कैल्शियम यहां ट्रैप कर गया, कहानी खत्म। ये इसका फ्लो डायग्राम बन गया बच्चे। इसको देखने से भी काफी कुछ समझ में आ जाएगा। बस चेक कर लेना, पहले वाले केस में वॉशिंग सोडा प्रोसेस, दूसरे में कैलगोन, तीसरे वाले को जियोलाइट प्रोसेस। और आपको समझ में रखना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें जिसको पढ़ने में टाइम लगाओ, लेकिन रिवीजन में बिल्कुल टाइम मत लगाना, नहीं तो आपका टाइम बड़ा खराब होएगा। लो जी, नेक्स्ट आपके पास ये रीजनरेशन की बात मैंने आपसे कर ली। नेक्स्ट आपके पास, हाँ जी बच्चे, हाँ जी, नेक्स्ट एंड लास्ट है जिसको बोलते हो सिंथेटिक रेजिन मेथड। थोड़ा सा मेरे साथ आगे पहले सुन लो, फिर बात अपने आप ही समझ में आ जाएगी। देखो, एक होएगा कैटायन एक्सचेंजर, एक होएगा कैटायन एक्सचेंजर, ये नेचर वाइज एसिडिक होएगा। एक होएगा एनायन एक्सचेंजर, ये नेचर वाइज बेसिक होएगा। इसके अंदर आप RCOOH या RSO3H रख सकते हो। इसमें RNH3 प्लस OH रख सकते हो, ठीक है। इधर से हार्ड वाटर की एंट्री हुई। हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के कोई भी सोल्ट्स होंगे, जो क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट्स वगैरह जो भी हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये टेक्निक परमानेंट प्लस टेम्परेरी हटाने दोनों का मेथड है, लेकिन जो टेम्परेरी वाले थे वो सिर्फ टेम्परेरी के लिए थे। टेम्परेरी हार्डनेस हटाने के नंबर ऑफ मेथड्स कितने आपने कहा? 6। पहला बॉइलिंग, दूसरा क्लार्क्स, तीसरा परमिटेड, चौथा नंबर आपके पास जो पीछे आपने कैलगोन सीखा, वॉशिंग सोडा सीखा, छठा ये सीख रहे हो। जबकि परमानेंट हार्डनेस हटाने की मेथड ही 4 है, और 4 हम सीक्वेंस में लगातार सीख रहे हैं। लो जी, यहां कैटायन एक्सचेंजर की रिएक्शन क्या हुई चेक करना। RSO3H, यहां कैल्शियम क्लोराइड। अब आप इतने स्मार्ट हो कि आप आराम से मोर्चा संभाल लोगे। आप बोलोगे सर समझ में आई बात कि RSO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम, और यहां का HH किसके साथ? पानी के साथ। यहां से हार्ड वाटर ना अपना कैल्शियम यहां ट्रैप करवा गया, मैग्नीशियम यहां ट्रैप करवा गया, और यहां क्लोराइड या सल्फेट चल पड़े या बाइकार्बोनेट चल पड़े। पहले इधर से अब इधर फ्लो हो रहा है इसका, और यहां तुमने क्या रखा हुआ है? RNH3OH। और इतने स्मार्ट आप हो कि उसके साथ आने वाला HCl या उसके साथ आने वाला सल्फेट जो भी होगा, एनायन, मैं और काम कम कर देता हूं, एनायन, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लियर। वो अब क्या करेगा? मान लो H यहां भी है, H यहां भी है, H यहां भी है, तो इसका OH, इसका H पानी, यहां से प्योर वाटर बाहर आ जाएगा, और यहां कौन ट्रैप कर जाएगा? इधर सल्फेट और बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, ये ट्रैप कर जाएंगे यहां पे। क्या आप एग्जैक्टली इस बात को समझ पाए? ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था, आप देखते ही क्लियर कर सकते हो कि ये एक्चुअल में सिंथेटिक रेजिन मेथड क्या हुआ। ये प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर बनाने का तरीका, जो कि इससे पहले वाले सब मेथड्स में ना कैटायन एक्सचेंज हुआ था, इससे पुराने वाले सभी मेथड्स में कैटायन एक्सचेंज हुआ था, एनायन बाहर आ गया था, किसके साथ? पानी के साथ। लेकिन यहां कैटायन भी वहीं रह गया और एनायन भी वहीं रह गया। इसीलिए सिंथेटिक रेजिन मेथड इज यूजफुल टू गेन द टू ऑब्टेन द डीमिनरलाइज्ड, बिना मिनरल्स का पानी, बिस्लरी। डीमिनरलाइज, मिनरल वाटर में मिनरल होते हैं, ये बिना मिनरल का वाटर है, तो बिस्लरी का उल्टा हो गया डीमिनरलाइज वाटर। उसमें मिनरल होते हैं, ये बिना मिनरल का पानी है। लो जी, ये सब तामझाम उसने किया हुआ, मैंने एक साथ कर दिया इसको।
अब आप अगर समझ गए हो एग्जैक्टली तो यहां समराइज फॉर्म में लिख सकते हो, लास्ट एंड फाइनल समरी यहां आ जाएगी। यहां क्या लिखना, RSO3H पहली सीक्वेंस, फिर क्या लिखना, RNH3OH दूसरी सीक्वेंस, और सीधा सीधा माइनस कैल्शियम एंड माइनस क्लोराइड और सल्फेट और बाइकार्बोनेट, और यहां क्या मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर। तो अगर आप इतने इतने को पढ़ लेते हो विद नेम, पहला वॉशिंग सोडा, दूसरा कैलगोन, तीसरा परमिटेड, लास्ट आयन एक्सचेंजर, तो मेरे ख्याल में आपको याद हो जाएगा और उसके बाद कभी परेशान भी नहीं होगे। और आपको हो गया यार हार्ड वाटर को इतना टाइम क्यों लगाया, मैंने तो पहले ही कहा था कि पढ़ने में टाइम लगा देना, बाद में मत लगाना। वॉशिंग सोडा प्रोसेस, कैलगोन प्रोसेस, परमिटेड प्रोसेस। अब आपको जो पसंद आए, आपका काम भी मैं ही कर रहा हूं बच्चे, आपको समराइज करना नहीं है, टीचर ने करके दे दिया आपको, क्लियर। और ये कौन था, एक्सचेंजर, सिंथेटिक रेजिन मेथड, दसो जी। कोई नहीं कर लो, क्योंकि पता क्या है, मैं तो इस फेवर में हूं ना कि जो सीख लिया वो कम से कम वो तो कम परमानेंट हो जाना चाहिए ना। ऐसे आधा कचरा सब कुछ पढ़ा दिया, आता कुछ भी नहीं है। अब हार्डवेयर जब क्लास बंद करोगे ना, अब हार्ड वाटर ये दिमाग में सेट है पूरा, रीजन क्या है, टाइप क्या है, मैकेनिज्म क्या है, टेम्परेरी को हटाने के 6 मेथड है, परमानेंट को हटाने के 4 मेथड है, और चारों मेथड बोर्ड पे टिके हुए। ठीक है जी, 9:11 29 की क्लास बाकी है, तो अब मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर लूं। चलो, सबसे पहले हम साइंटिस्ट का नाम समझ रहे हैं, डिस्कवर्ड बाय THENARD, डिस्कवरी का क्रेडिट इसके पास है H2O2 की, पहली बात। ठीक है जी, कैसे बनाया इन भाई साहब ने, एस ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ते हैं ना, वहां बेरियम पेरोक्साइड है सेकेंड का, उसका H2SO4 डाइल्यूट से रिएक्शन करवाया और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन हो गया और H2O2 का फॉर्मेशन हो गया। इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोलते हैं, H2O2 को ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग ब्लीचिंग में काम आता है ये, इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोलते हैं। ये भाई साहब ने बनाया बेरियम पेरोक्साइड का H2SO4 से रिएक्शन करवा के, ठीक होगी बात। अब मैं इसके प्रिपरेशन मेथड्स पे आ रहा हूं, जीएमपी का मतलब समझ गए ना, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। तो पहला जनरल मेथड पर क्या, वही है BaO2 8 वाटर प्लस वही H2SO4 डाइल्यूट, बट ये लेस रिकमेंडेड है, इसकी जगह पे H2CO3 वीक, H3PO4 ज्यादा रिकमेंडेड है। ऐसा क्यों, अभी पता चलेगा, ये ज्यादा सुटेबल है वीक, क्यों अभी बताते हैं जी। पहले तो रिएक्शन समझ लें, दिस ऑल आर द H डोनर्स, और ये कौन है भाई, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब एक्चुअल में कुछ भी लिखने की नीड नहीं, सिर्फ इतना लिखकर फ्री हो जाओ। अब जो H2O2 है ना बच्चे, अगर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 या डाइल्यूट जो भी, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, इट विल बी डिकम्पोजेस, इट विल बी डिकम्पोजेस, डिकम्पोजिशन होएगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, और वैसे भी H2O2 को स्टेबल कंपाउंड तो है ही नहीं, H2O2 चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपाउंड तो है ही नहीं। बच्चे जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, इसलिए वैसे ही बाय डिफॉल्ट ही एक ऐसा है अनस्टेबल। उस अनस्टेबल पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पड़े रहेंगे तो ये भाई सफेद डिकम्पोज हो जाएंगे। तो अगर आप H2O2 को प्रिपेयर करना चाहते हो तो बेरियम पेरोक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में, H2SO4 की जगह पे H2CO3, H3PO4, क्लियर। ये देखो, ये मोर रिकमेंडेड है, प्रेफर्ड ओवर H2SO4, तो मैंने सबसे पीछा छुड़वा दिया आपका।
Hydrogen peroxide prepared by this method contains appreciable quantity of barium plus 2 ions which catalyze the decomposition of H2O2. Therefore, H2O2 prepared by this method can't be stored for long time. Further, H2SO4 ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। और वैसे भी हाइड्रेटेड फॉर्म में लेना, अगर आपने एनहाइड्रस ले लिया तो ये और ज्यादा इसको डिकम्पोज करना शुरू कर देगा। बेरियम सल्फेट वगैरह साथ में मिले ना बच्चे। देखो, अगर H2SO4 तो बेरियम सल्फेट, अगर अगला वाला तो बेरियम कार्बोनेट, अगर उससे अगले वाला तो बेरियम का फॉस्फेट। कुल मिलाकर बेरियम 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 ये सारे के सारे डिकम्पोजर ऑफ द, ये सारे के सारे डिकम्पोजर ऑफ द, ये सारे के सारे डिकम्पोजर ऑफ द H2O2 है। तो अच्छा ये है कि ऐसा एसिड ही मत लो जो इसके डिकम्पोजिशन को कैटलाइज करे, ऐसा कभी भी कंडीशन ही मत लो जो H2O2 के डिकम्पोजिशन को प्रमोट करे। डिकम्पोज अपने आप होता रहे, होने दो, लेकिन कंडीशंस मत आने दो ऐसी। सो इट शुड बी हाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड। तो आपको अब इस पूरे को पढ़ने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो बात पढ़नी है जो मैंने आपको साइड में लिख के बता दी है। ये पहला प्रिपरेशन मेथड हुआ बच्चे इसका ना। चलिए अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इसके लिए करना कुछ खास नहीं पड़ता बच्चे। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए इसको बेंजीन बोलते हैं, इसको नेप्थलीन बोलते हैं, और इन भाई साहब को एंथ्रासीन बोलते हैं। ठीक है जी, यहां OH, यहां OH, तो इसको एंथ्रा क्वीनोल, एंथ्रासीन से एंथ्राक्विनोल, एंथ्राक्विनोल, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। 2 ब्यूटाइल 2 पेंटाइल 2 इस टाइप से ना। 2 एल्काइल लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन जीरो हो जाए। 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल। कुछ खास नहीं करना, आपको पता है इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है यहां भी, तो HH को निकालना बड़ा आसान है। 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल से HH को निकालना बड़ा आसान है। बस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो, और वो भी कोई खास नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का केमिस्ट्री में मतलब होता है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना, और पड़ना चाहिए सस्ता, चीप होना चाहिए। तो हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, हवा से काम चला लिया। तो क्या हुआ बच्चे, समझ सकते हैं। यहां एल्काइल है, ये आपके पास ये डबल बॉन्ड बनेगा ना बच्चे, तो HH फ्री होकर साथ में H2O2। अगर इसको वापस रिड्यूस कर दो, पीटीपीटी निकल आपका फेवरेट, तो ये वापस 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, फिर उसको ऑक्सीडाइज, फिर रिड्यूस, फिर ऑक्सीडाइज, फिर रिड्यूस, फिर ऑक्सीडाइज, फिर रिड्यूस, तो H2O2 बनती रहेगी इस तरीके से। इस तरीके से H2O2 बनती रहेगी बच्चे। ये मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग में कोई ज्यादा यील्ड नहीं आती, 1% यील्ड, 99% इसमें कचरा होता है, मतलब इंप्योरिटी होती है। तो पहला मेथड समझ में आया। मैंने इसलिए कहा था जो मैं लिख रहा होता हूं दैट इज फुल एंड फाइनल, वही आपकी कॉपी में जाना चाहिए। उसके बाद आपको कभी भी इनको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। क्लियर है। उसके बाद मैंने आपसे बताया कि 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल को ऑक्सीडाइज करा दो। 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन आपके पास बन जाना है, और जो क्विनोन बना आपको पता है ये क्विनोल है और ये ओन है, कीटोन मतलब। क्लियर। और इसको रिसाइकिल करते रहो। तो आप अब इसको भी भूल जाओ, सिर्फ ये ध्यान रखो जो मैंने इस पे लिखा हुआ है। कोई कंफ्यूजन हो मेरे से डिस्कशन कर सकते हो, अगले मेथड पे चल रहा हूं मैं। ये लो जी, आपका फेवरेट आ गया। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेरे साथ टिके रहना। मैंने कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ले लिया। जपनीत याद है, डाइल्यूट H2SO4 से हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही मिले थे, और कॉन्संट्रेट H2SO4 मुझे क्या क्या दे देगा, एक H प्लस, एक HSO4 माइनस। क्लियर है। ये H प्लस मुझे हाइड्रोजन दे देगा, क्योंकि कैटायन मूव टूवर्ड्स द कैथोड। आप भूल गए होगे तो मैं इसको थोड़ा लंबा कर दूंगा बात को। कैटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड, वहां जाकर भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन खाए पिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन निकल गई।
ये एनायन मूव टूवर्ड्स एनोड, वहां जाकर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। ये भाई साहब अब मैं स्ट्रक्चर से क्लियर करूंगा, आपको चेक करना ध्यान से। एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच ओ, एच एस ओ 4, यहां फ्री रेडिकल है। अच्छा यूं करें, इसकी जगह भी एच लगा दें एक बार, तो H2SO4 बना कि नहीं बना? अगर मैं इसका ये वाला H यहां से हटा देता हूं और इस पे एक फ्री रेडिकल लगा देता हूं, तो ये HSO4 FR बन गया फ्री रेडिकल। अब अगर दो हैं तो दोनों एक दूसरे को कंबाइन करके, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के, मैं इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, इसका नाम क्या हो गया रेडोक्स चैप्टर का? H2S2O8, H2S2O8, ये बन गया डाई परोक्सी, सॉरी मोनोपरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मेरी गलती, मोनोपरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मोनोपरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहां ये परोक्साइड बॉन्ड एक ही है और सल्फ्यूरिक एसिड दो है, और इसका एक और नाम आप अच्छी तरह से जानते हो, दैट इज नोन एज द वेरी सिंपल मार्शल एसिड। वापस करवाऊं इसको या समझ में आ गई बात? जब आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को हाइड्रोलाइज इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो आपके पास मेन यील्ड आएगी H2S2O8 की, और डाइल्यूट है तो पानी है H2 और ऑक्सीजन। सर H2O2 तो बना ही नहीं, बनेगा भाई, अभी बनेगा, अभी बनेगा। लो जी, ये OH क्लियर, यहां OO, यहां OH, डबल O हाइड्रोलाइज किया तो एक हिस्सा कोई भी टूटेगा, एक के पास H जाएगा, दूसरी के पास OH जाएगा, एक के पास H, एक के पास क्या जाएगा OH, सल्फ्यूरिक एसिड बाहर हो गया। इसको कैरोस एसिड बोलते हो अगर याद हो तो, चैप्टर का नाम रेडोक्स। इस कैरोस एसिड का वापस हाइड्रोलाइसिस करवाया, एक के पास H गया, दूसरे के पास OH गया, तो आपके पास क्या बन गया है H2O2। किसी को कंफ्यूजन हो तो वापस लिख सकता हूं, किसी को कंफ्यूजन हो तो वापस लिख सकता हूं। चलो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन एक लाइन में कवर करते हैं भाई, ध्यान से सुनना। वैसे ये यूजलेस सा पॉइंट है, फिर भी कवर कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन में 1% तक मिला था ना, पीछे था ना, मैंने कहा था 1% यील्ड ही आ रही है, कुछ ज्यादा यील्ड नहीं आ रही है। इसको 99.99% तक लाने की कोशिश करते हैं। काम औखा जरूर है क्योंकि H2O2 बाय डिफॉल्ट ही अनस्टेबल है, H2O2 बाय डिफॉल्ट ही अनस्टेबल है। और क्यों है? ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक है जी, तो यहां मेरे पास इम्प्योर H2O2 है, ठीक होगी बात। डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड एट 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। किस पर? वाटर बाथ पर। वाटर बाथ सुना है आप लोगों ने? पानी की हेल्प से बॉइलिंग करवाना, तो ये 50% तक प्योर हो जाएगा। ये लाइन कट गई। अब करना क्या है, इसको वैक्यूम डेसिकेटर, एक फोटो है ये देखो डेसिकेटर, हो सकता है आपने कभी गलती से लेबोरेटरी में देखे हो, लेकिन 12वीं तक की लेबोरेटरी में जनरली होते नहीं है। यहां एक्चुअल में पता क्या रखते हैं हम लोग? H2SO4 या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इस जगह पे, ये खाली जगह पे, ये वाली, ये जो जगह है ना, फिर पता है क्या, ये जो आपके पास स्पेस बना हुआ है, ये फिर एक सैचुरेट विद द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो जाएगा, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जैसे इसमें H2O2 रखोगे 50% वाला, तो पता है क्या, उसका पानी धीरे धीरे कौन सोख लेगा? ये H2SO4, H2SO4, H2SO4। अब पीछे जाकर सुनो, 50% H2O2 है, इसको आपने किस पर रखा? दैट इज ऑन द वैक्यूम डेसिकेटर, वैक्यूम डेसिकेटर।
वैक्यूम डेसिकेटर, जो वैक्यूम डेसिकेटर है वो पानी सोख लेगा, और वैक्यूम डेसिकेटर में कौन है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्लियर है बिल्कुल। तो यहां से आप पानी सोख सोकर 90% वाला H2O2 बना लोगे। तो सोचो इम्प्योर 1% वाले को 50% और अब 90% तक तो आपने अपनी रीच बना ली है। ये लाइन भी कट जाएगी, अब इसको झांकना मत इसकी तरफ। बोलो जी, पानी सोख लिया बच्चे उसने। मैं इसको वापस लिख के बता देता हूं, देख मेरी बात सुन। मान ले कोई ना ऐसे एक डब्बा है, उसके 2 कंपार्टमेंट है, और जो ये जिससे पार्टीशन दिया उसके अंदर होल्स बने हुए, उसके अंदर होल्स बने ऐसे करके ना, उसके अंदर होल्स बने हुए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके होल्स बने। यहां तूने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रख दिया, ठीक है। इससे थोड़ी देर में सारा के सारा डब्बा, ये जो है ना बॉक्स है ना, ये जो कंटेनर है ना, ये सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की वेपर से भर जाएगा। जैसे किसी कमरे में घुसो और तुम्हें परफ्यूम की स्मेल आनी शुरू हो जाए, तो पक्का वहां किसी ने परफ्यूम छिड़का होगा। वैसे इस पूरे कमरे में ना H2SO4 हो गया कॉन्सेंट्रेट। अब एक डिश में ना तुमने H2O2 डाल के रख दिया, तो H2O2 का पानी 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 पानी, ये जो क्या करेगा, H2SO4 सोख लेगा, तो धीरे धीरे H2O2 अपना पानी निकाल देगा और वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ये हुआ वैक्यूम डेसिकेटर में। तो तुम्हारे क्वेश्चन का एक वर्ड में आंसर दूं, डिहाइड्रेशन हुआ। ठीक है ना। सर एक वो भी पॉलिटिक्स होता है ना, जिसमें टेस्ट ट्यूब्स रखते हैं और फिर वो मतलब गोल गोल घूमता है। हाँ वो तो बच्चे आपका ना, जब हम चैप्टर का नाम था सरफेस केमिस्ट्री, क्लियर, वहां हम क्या करते थे उसको पूरी तरह से ना हाई रेवोल्यूशन पे घुमाकर एक जो हैवी और लाइट मटेरियल उसको अलग अलग कर लेते थे। वो अभी भी पैथोलॉजी लैब्स के अंदर होता है, क्लियर ना। उस प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, वो नहीं कर रहे हम, वो नहीं कर रहे। यहां तो सिर्फ हम पानी सोखने के लिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेके आ रहे हैं बस। ठीक है जी। अब इसके बाद ना, अब वो 99 पर जो 90% मिला 35-40 डिग्री पे, उसका अब हम कर लेंगे रिड्यूस्ड प्रेशर पे डिस्टिलेशन। क्लियर है, पीछे लिख दूं इसको अब मैं। यहां टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री, ठीक है, और इस जगह पे लिख दिया मैंने वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। और अब ये 99% तक प्योर हो गया है, वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन का मतलब पता है क्या होता है बच्चे, दोज प्यूरिफिकेशन चैप्टर पढ़ा होता तो आप मेरे से क्वेश्चन करते ही नहीं। वैक्यूम डिस्टिलेशन का मतलब होता है अगर किसी भी लिक्विड का अपने बीपी पे डिकम्पोजिशन हो रहा हो, अगर किसी लिक्विड का अपने बीपी पे डिकम्पोजिशन हो रहा हो, तो उसको लो प्रेशर पे करके उसका बीपी घटा लेते हैं, उसको लो प्रेशर, तो इसलिए बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। लो प्रेशर पे करके उसका बीपी घटा लेते हैं और उसके बाद उसका डिस्टिलेशन कर लेते हैं, पानी घटाना कुल मिलाकर, प्यूरिफिकेशन करना, और फर्दर सॉलिड CO2 के टच में लाकर उसका बाकी बचा हुआ पानी निकालने की कोशिश करो, वो और पानी सोख लेगा। तो अप्रोक्सीमेट 99.9% तक H2O2 बन सकता है। तो जितना भी आपको ये सब मिला, ये सब मिला, सब काट कूट दो, बस मेरे लिखे हुए वर्ड्स पे 100% बात करो। impure H2O2 60 to 70 degree centigrade, water bath 50% H2O2, then vacuum desiccator 90% H2O2, then vacuum distillation 99%, and in the presence of solid CO2 99.99%। बोलो जी। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। न्यूमेरिकल आएंगे बच्चे इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। टाइम है 9:28, 12 मिनट है मेरे पास, ध्यान से सुनो। टारगेट, हाँ जी बोलो। बेरियम पेरोक्साइड को हाँ जी, ना 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 ना, जितना वीक एसिड होएगा ना वो प्रोटॉन का डोनर होएगा, लेकिन लेस रेट से होएगा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो डिकम्पोजिशन के चांस ऑफ H2O2 कम हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, H2CO3 रिकमेंडेड है, इसीलिए मोर प्रेफरेबल है। ठीक है जी।
अब बच्चे देखो इधर से, बहुत अच्छा है ये, कम से कम इसको 5-7 मिनट लग जाएंगे और केमिकल रिएक्शंस इसके बाद आनी है इसकी ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ध्यान से सुनना और समझना। और वैसे ना जिस वे में मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, आप सिर्फ बुकलेट या आरपी असाइनमेंट खोलोगे, टिक लगते जाएंगे क्वेश्चंस पे, सीधे टिक लग जाएंगे। तो इसमें तो कोई खास तामझाम है नहीं, बस कोऑर्डिनेशन का मोर्चा अगर आपने संभाल लिया तो आप विनर बन जाओगे, कोऑर्डिनेशन प्लस हाइड्रोजन चैप्टर के। तभी मैं इसमें स्लो चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन की दिक्कत ना आए। अब मैं इसको फास्ट कर दूं, फिर आप क्वेश्चन में फंसोगे जाकर। अब क्वेश्चन में फंसने के चांस नेग्लिजिबल है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनना। कभी भी ना लेबोरेटरी में मान लो कोई कंटेनर रखा हुआ है, लेबोरेटरी में कोई एक कंटेनर रखा हुआ है, एक सैंपल रखा हुआ है, उसके ऊपर ना लिखा रहता है क्या, 10VH2O2, या फिर जो भी है, जिस भी स्ट्रेंथ का H2O2 है, 10V, 20V, क्लियर, 30V, ऐसे करके लिखा रहेगा H2O2। इसका एक्चुअल में मीन क्या है, मतलब क्या है, इस बात को समझते हैं जी। सबसे पहले H2O2 को हम ब्रेक करके देख लें। ये भाई साहब कुछ इस वे में अपने आप को तोड़ डालते हैं, सेल्फ डिकम्पोजिशन, अपने आप ही टूटते रहते हैं भाई साहब। ध्यान से सुनो, ये लिक्विड है, बिल्कुल है, ये लिक्विड है, बिल्कुल है, और ये गैस है जिसके तुम एक्सपर्ट हो, तुम्हें पता है ये बात। तो सुनो जी, अब इसने वन वन और हाफ ऑक्सीजन दिया। तो अगर किसी सैंपल पे, अगर किसी सैंपल पे 10V लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपके पास जो H2O2 का, आपके पास जो H2O2 का 1 लीटर है, दैट विल गिव द 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे कहते हैं ये कैसे हो गया यार, 1 लीटर H2O2 10 लीटर, आप अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हो ना। ना बिल्कुल अजीब नहीं कर रहे, वो भाई साहब कैसे थे, लिक्विड फॉर्म में, और ये भाई साहब कैसे हैं, गैस फॉर्म में। तो किसी का 1 लीटर अगर 10 लीटर दे रहा है, तो गैस का गैस नहीं दे सकता, लेकिन लिक्विड का, बात सुनो ना, अगर 1 ml पानी हो, सुनना मेरे ध्यान से, लिक्विड फॉर्म में अगर एक, तो ये 1 ग्राम के बराबर है। और अगर 1 ml H2O वेपर हो, गैस हो, तो 1 ग्राम थोड़ी है बच्चे, 1 ग्राम थोड़ी है, इट इज नॉट 1 ग्राम। क्योंकि गैस का अगर तुम ग्राम्स निकालना चाहते हो, तो पहले इसके मोल निकालो, फिर 18 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास 1 मिलीलीटर ऑफ H2O लिक्विड है तो 1 ग्राम है। तो इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं भी लिक्विड का डिकम्पोजिशन से गैस मिल रही है 10 लीटर, तो उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं और आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी, अच्छा गोली मारो सब बातों को, मेरी बात सुनो। अगर मैं यहाँ पे एनटीपी एसटीपी कंडीशंस जनरेट कर दूं, तो इसका 1 मोल 22.4 लीटर होएगा क्या, सही से बताना, लिक्विड का, लिक्विड का, हाँ या ना, बस यस नो में जवाब देना है। क्या एनटीपी कंडीशन में 1 मोल H2O2 के लिक्विड का 22.4 लीटर होएगा? नो। H2O लिक्विड का 22.4 लीटर होएगा? नो। लेकिन गैस का 22.4/2 11.2 लीटर होएगा। वही कह रहा हूं। तो इसीलिए 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स द 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं भी 20V लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लीटर ऑफ H2O2 विल गिव द 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये इसका लिटरल मीन है। सर मुझे ml करना है, करो ना। 1 मिलीलीटर विल गिव द 10 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर विल गिव द 20 मिलीलीटर। इधर लीटर तो यहां भी लीटर, इधर मिलीलीटर तो यहां भी मिलीलीटर। ये लिटरल मीन ऑफ द, ये लिटरल मीन ऑफ द वॉल्यूम स्ट्रेंथ हुआ। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है कि इतना स्ट्रेंथ है इसकी। मान लो 50V है, तो उसका मतलब आप समझ गए होगे, 1 लीटर विल गिव द 50 लीटर। अभी फिलहाल ये 2 क्वेश्चन बिना डेरिवेशन के फॉर्मूले बता रहा हूं। ये डेरिवेशन होते हैं बच्चे 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। और सारे बच्चे जानते हैं H2O2 का एन फैक्टर, H2O2 का एन फैक्टर 2 है। तो ये एन फैक्टर, ये एन फैक्टर। तो जब भी आप मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, नॉर्मेलिटी। तो अपने आप ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला 11.2 इंटू क्या बन जाएगा, मोलैरिटी। क्या इस पर कोई क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल परफेक्टली क्वेश्चन आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी होगी, नॉर्मेलिटी निकालनी होगी, डिवाइड मार देना 5.6 का। वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी होगी, मोलैरिटी निकालनी होगी, डिवाइड मार देना 11.2 का। इसके बाद परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी हो, उसका मैं आपको एक ट्रिक बना के देता हूं, मेरे साथ टिके रहना। सुनो जी,
यहां मैंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिख ली, यहां 11.2 लिख लिया, यहां मोलैरिटी लिख ली। अब मैं मोलैरिटी को खोलना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपनी जगह पे, 11.2 का डिवाइड कर दिया, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय क्या होता है, मोलिकुलर मास। सर 34 क्यों लिखा है मेरे भाई, H2O2 का मोलिकुलर वेट कितना है, 34। ठीक हो गया भाई। यहां वॉल्यूम इन लीटर, तो मास इज इक्वल टू क्या आ गया, मास इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, ये पूरा पूरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंटू 34 बाय 11.2, मास इन 1 लीटर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंटू 34 बाय 11.2। क्यों जी, ये इससे कैंसिल हुआ, अप्रोक्सीमेट 3 आ गया, अप्रोक्सीमेट 11 3 जा 34 बच्चे 33, तो 3.03 ये वाला वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कुछ पता चला मैंने क्या कर दिया, मास इन 1 लीटर 3.03, 3 लिख लो पूरा, कोई चक्कर ही नहीं है, 3 VS। अब सोचो 1000 ml में मास कितना है, 3 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो 100 ml में कितना होएगा, क्लियर है, 1000 इंटू 100, क्लियर, तो 0.3 VS। ये इसकी ट्रिक बन गई है। अगर किसी को मोलैरिटी निकालनी हो, अगर किसी को, बच्चे मैं जो कह रहा हूं ना उसको सुनो, मैंने इन सारे को यहां से रब कर दिया, ये रब कर दिया, ये रब कर दिया, अभी अभी लाऊंगा वापस, ये सारे को रब कर दिया, क्लियर। लेकिन जो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आया परसेंटेज स्ट्रेंथ का, वो क्या, 0.3 इंटू VS। मेरे से कोई पूछेगा 30V है, इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालो, आपने कहा 0.3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अगर किसी को मोलैरिटी निकालनी हो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में 11.2 का, नॉर्मलिटी निकालनी हो तो 5.6 का, अगर सीधे किसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ से परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी हो तो 0.3 का मल्टीप्लाई करो, छुट्टी पाओ। सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हम चाहोगे तो हम ना 9:40 जो हमारा अगला क्लास होएगा ना डाउट वाला, उसमें उठा लेंगे ये वाले क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन मैं रख के तो लाया था, वो 12 मिनट स्टार्ट वाले हमारे थोड़े से गड़बड़ हो गए ना, नहीं तो पूरा प्लान्ड था प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम प्लान्ड था। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, बस इसमें तो मुझको इतनी बात समझ में आती है, इट इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, जो ढेरों बार पीएमटी के क्वेश्चन में आ रखा है। ठीक है जी। स्ट्रक्चर प्लेनर तो हो नहीं सकता, प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है, क्योंकि दोनों के दोनों ऑक्सीजन कैसे हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड। ठीक है जी, बस एक थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करवा दूं जिससे इसके अंदर की थोड़ी बहुत पत्ते और समझ में आ जाए। सुनो जी, ये गैस फेज है और ये सॉलिड स्टेट है, ये डाइहेड्रल एंगल है, डाइहेड्रल एंगल समझते हो, जिसके अराउंड फ्री रोटेशन होती है। एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिसका नाम है रोटेशनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म के अंदर रोटेशनल आइसोमेरिज्म, रोटेशनल आइसोमेरिज्म। तो बच्चे डाइहेड्रल एंगल देखो, सॉलिड स्टेट में डाइहेड्रल एंगल कम है, तो इंटरनल एंगल देखो ना इनवर्स चल रहा है, अगर बाहर का एंगल बढ़ा हुआ है तो अंदर का एंगल कम है, बाहर का एंगल कम है तो अंदर का एंगल बढ़ा हुआ है। इन लेंस पे कोई भी काम मत करना, सिर्फ एक चीज पे काम करना, मेरा आपको एग्जैक्ट ओपिनियन है, इसको तो भूल जाओ। बोन लेंथ कौन याद करता है भाई, कोई नहीं करता। हल्का सा डाइहेड्रल एंगल की बात समझनी पड़े। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल थोड़ा सा एक्सटर्नली, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल एक्सटर्नली कॉम्पैक्ट हो गया तो बाहर वाला बोन एंगल डाइहेड्रल एंगल कम हो गया, अंदर वाला बढ़ा हुआ है, या बाहर वाला बढ़ा हुआ है अंदर वाला कम हो गया है। बस इतना याद रखो, लेस मोर लेस। एक याद कर लो, एक याद कर लो, सॉलिड में बाहर वाला जो डाइहेड्रल एंगल है वो कम है, बात खत्म, फिर सारी चीजें अपने आप सीक्वेंस चेन बन जाएगी। और एक बात जो मैंने लिख दी है बोर्ड पे, मैंने कहा था बोर्ड पे लिखा उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखा करो। इट इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। एक बच्चा कह रहा है सर ओपन बुक लाइक पुरानी बात होगी, लैपटॉप बोल दो, मैंने कहा बात तो ठीक कह रहा है।
ओपन बुक पहले चलती थी, लैपटॉप अब चलता है, तो कहते हैं जी ओपन लैपटॉप स्ट्रक्चर बोल दो इसको, ओपन लैपटॉप स्ट्रक्चर ही तो हो गया। धीरे धीरे और कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इंजूरियस टू स्किन है। बीपी ज्यादा है क्योंकि इसका 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सट्रीम है। ये लो जी, प्योर स्टेट में पेल ब्लू है। डाइपोल मोमेंट इसका पानी से ज्यादा है, लेकिन फिर भी अच्छा सोलवेंट नहीं है ड्यू टू डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोज होता है इसीलिए अच्छा सोलवेंट नहीं है, पानी फिर भी अच्छा ही सोलवेंट है। वाटर इज द वेरी गुड एंड यूनिवर्सल सोलवेंट। H2O2 इज नॉट द यूनिवर्सल सोलवेंट। H2O2 क्यों? क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन होता है बड़ा फास्ट। इस पूरे पेज पे क्या सीखा आपने? ये नॉन प्लेनर है, होना ही था sp3 है। इसके सॉलिड का डाइहेड्रल कम है, बाकी सब सीक्वेंस बन जाएगी। बीपी ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सट्रीम है, और पोलर ज्यादा है पानी से, लेकिन फिर भी यूनिवर्सल सोलवेंट नहीं है क्योंकि डिकम्पोज होता है फास्ट। क्यों जी? बोलो जी। हाँ बेटा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसका तो बड़ा अच्छा एग्जीबिशन लगता है यार। तुम ना लेबोरेटरी में H2O2 बना लो और उसके पास टूल डाल के बैठ जाओ, तो धीरे धीरे इससे ना ऑक्सीजन के बबल्स बाहर जाते रहेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, ये इतना अनस्टेबल कंपाउंड है। आयुष, ये इतना ज्यादा रिपल्शन कर रहे हैं बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये अपने आप ही टूटता रहेगा। इज वेरी गुड ब्लीचिंग, इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू सेल्फ डिकम्पोजिशन। ठीक है जी। चलो, हमारे टारगेट से हम 12 मिनट पीछे रह गए, कोई बात नहीं। केमिकल रिएक्टिविटी है अब इसकी ना, तो 10-12 मिनट इसको चाहिए होंगे, फिर यूजेस वगैरह तो रीड कर लेंगे हम लोग। तो दो अच्छे टारगेट में से हल्का सा एक टारगेट अचीव करना रह गया। मुझे अगली क्लास में एंट्री मारनी है, तो मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। मिलते हैं भाई 1:45 पे।